अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। और समीर भाई जो है वो किसी काम से आज नहीं है और जल्द ही ज्वाइन करेंगे। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी व्हाट इज रॉ डूइंग इन पाकिस्तान। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुदो का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल जंजुआ। मलिक शगला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में कुछ अननोन लोग जो हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण लोगों को मार रहे हैं और ये लोग दिन पर दिन मरते जा रहे हैं। लश्कर जब्बार का जो चीफ दाऊद मलिक था, अभी हाल ही में पहले वो मारा गया। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे महत्वपूर्ण आदमी ज़ियाउर रहमान चंद दिन पहले ही मारा गया। उसी से 2-4 दिन पहले की बात है कि हाफिज़ सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद मारा गया। और कमालुद्दीन सईद के मरने से चंद दिन पहले की बात है कि कैसर फारूक, जो कि हाफिज़ सईद का एक राइट हैंड मैन माना जाता था, वो भी मारा गया। पाकिस्तान में ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई कि अननोन लोग घूम रहे हैं और अननोन लोग ऐसे बड़े महत्वपूर्ण लोगों को मार रहे हैं। आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। पाकिस्तान भारत का एक एनिमी बहुत समय से रहा है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से दोनों देश आज़ाद हुए और जब से बंटवारा हुआ तब से पाकिस्तान हमारे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कई मिसकंसेप्शंस हैं इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन अगर ब्रॉड पैटर्न देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये हरकतें भारत के ऊपर 3 बार करी हैं। 1950 के दशक में पाकिस्तान ने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करने की कोशिश करी और नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करने के लिए उसने ईस्ट पाकिस्तान को अपना बेस बनाया था। ईस्ट पाकिस्तान में रहकर ISI ऑफ पाकिस्तान ने, CIA ऑफ अमेरिका ने, इन सभी लोगों ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान एज अ बेस को यूज़ करके पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस रन करे थे। वो चाहे मिज़ोरम में हो, वो चाहे नागालैंड में हो, वो चाहे असम में हो। और इसी रीज़न से उस समय की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी जिसका चीफ BN मलिक था, और लेटर ऑन रमेश्वर नाथ काउ जिसने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW को हेड करा, इन सभी लोगों ने एक चीज़ को समझने की कोशिश ये करी कि भाई पाकिस्तान अगर ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी को बेस बनाकर अगर वो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर रहा है तो उस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए। एक तो हमारा प्रॉब्लम ये था, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से जो जिहाद था वो पहले दिन से जारी था। ये एक अगेन दूसरी बात मैं कहूँगा कि मिसकंसेप्शन था कि भाई कश्मीर में जिहाद 1990 के दशक में आया। मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कश्मीर का जिहाद कोई 1990 से नहीं बल्कि 1950 से ही चालू हो गया था। कई ऐसे संगठन थे जो ISI ने उस समय बनाए थे जिनके बारे में भारत की जनता को शायद पता नहीं है, लेकिन ये बात उस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इन्होंने वो जिहाद का पूरा कैंपेन उस समय इन संगठनों से चलाया और इवेंचुअली फिर 1990 के दशक में कश्मीर में एक पूरी इंडस्ट्री बनाकर टेररिज्म की उन्होंने कश्मीर में जिहाद फैलाया। और फिर आज की डेट में वो सोशल मीडिया का प्रयोग करके उसी जिहाद को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को देखने को मिली अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर, वो थी पंजाब के केस में। 1980 के दशक में पंजाब में उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाकर खालिस्तानी आतंकवादियों को वेपन्स दिए, उनको साथ ही में पैसा प्रोवाइड किया और इन सारी चीज़ों के तहत उन्होंने खालिस्तान टेररिज्म को भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से प्रमोट किया था। तो जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, इन्होंने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करी कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत को तोड़ना चाह रहा है, तो उन्होंने ये देखा कि नंबर 1 भारत को तोड़ने के लिए जो पाकिस्तान है उसने विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटजीज़ का प्रयोग किया है। 1950 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस दशक में पाकिस्तान ने नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करने के लिए पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान एक बेस बना रखा था। इसको टैकल करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले और उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक बड़ी सरल सी तकनीक अपनाई। उन्होंने ये जब ऑब्जर्व किया कि भाई ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी भारत को तोड़ने के लिए प्रयोग की जा रही है, तो इस केस में ईस्ट पाकिस्तान का रिलेशन वेस्ट पाकिस्तान से उस समय तोड़ना आवश्यक होगा। और इसी रीज़न से मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया गया और इवेंचुअली ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के वहाँ पर बांग्लादेश बनाया गया। अगेन मैं एक चीज़ आपके साथ ये बताना चाहूँगा कि एक जनरल सा मिसकंसेप्शन मार्केट में लोगों के मन में अक्सर भरा रहता है कि ईस्ट पाकिस्तान का तोड़ना और मुक्ति वाहिनी का बनना और उसके बाद बांग्लादेशियों को सपोर्ट करना इसलिए था क्योंकि भारत हमेशा से बांग्लादेशियों का सपोर्ट करना चाहता था। देखिए, ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे को कोई बांग्ला मुसलमानों से कोई बहुत ज़्यादा दिल से लगाव नहीं है और ना ही हमें कोई उनसे प्यार है। हमने उस टेरिटरी को तोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण काम इस कारण से किया क्योंकि वो टेरिटरी का दुरुपयोग हो रहा था। भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही थी।
लेकिन क्या ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाने के बाद नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइजेशन ख़त्म हुआ? इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो एक लाइन में पूरे डिबेट को कट शॉर्ट करते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान की गतिविधियों पे रोक लगी, लेकिन चीज़ें ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुई, क्योंकि जब बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश के बाद आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने उस समय चाइना की मदद लेके उसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के साथ अपना पूरा का पूरा सेटअप उठाकर जो है उन्होंने म्यांमार में लगा लिया। फिर हमने ग्रेजुअली म्यांमार के साथ कुछ कूटनीतिक लेवल पे रिश्ते ऐसे करे कि उन रिश्तों के बाद हमने म्यांमार के साथ एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप ऐसा इवॉल्व कर लिया कि जिस सिक्योरिटी रिलेशनशिप के कारण हमने आईएसआई की गतिविधियों को म्यांमार में भी बहुत हद तक रोकने की कोशिश करी। और आज उसी चीज़ों का परिणाम हमारे सामने ये है कि बहुत हद तक नॉर्थ ईस्ट स्टेबलाइज हो चुका है। छोटी मोटी समस्याएं अक्सर आती रहती हैं, लेकिन इस केस में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये दो संस्थाओं ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज करने में। अब अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू पंजाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने खालिस्तान के आतंकवादियों को 1980 के दशक में भरपूर मात्रा से सपोर्ट किया। पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग देता था, आर्म्स एंड एमुनिशन देता था। इस केस में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक चीज़ को समझा। उन्होंने ये देखा कि देखिए, पंजाब की जो प्रॉब्लम है उसमें आईएसआई अपना पैसा लगा रहा है, और इंटेलिजेंस की फ्रेटर्निटी में, इंटेलिजेंस की वर्ल्ड में हर चीज़ को टैकल करना कोई मारकाट से या तोड़फोड़ से नहीं होता है। अब अगर हमने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा और वहाँ पर बांग्लादेश बनाया, इस कारण से बनाया कि भाई चलिए आपका नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेबलाइजेशन का कैंपेन ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ अब हम दोबारा से जाकर पाकिस्तान के अंदर, वेस्ट पाकिस्तान में नहीं कर सकते थे उसके पंजाब के कैंपेन को रोकने के लिए। तो पंजाब के लिए जाहिर सी बात है कि स्ट्रैटेजी अलग चाहिए थी। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने उस समय RNAW ने बहुत गहरी रिसर्च करी और उन्होंने ये चीज़ को समझा कि देखिए, अगर पंजाब में आईएसआई पैसा लगा रहा है, टेररिज्म कर रहा है, तो ये टेररिज्म को रोकने का एक ही तरीका है कि आईएसआई के मन में एक ऐसा थॉट भरा जाए कि जितना पैसा आप पंजाब में लगा रहे हैं और जो हरकतें आप पंजाब में करवा रहे हैं इन खालिस्तानी आतंकवादियों के थ्रू, ये आपके लिए खुद महंगी पड़ेंगी। इसी रीज़न से 1980 के दशक में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में दो बड़ी महत्वपूर्ण टीमें बनी थी, जिसमें से एक टीम का नाम था काउंटर इंसर्जेंसी टीम X और दूसरे टीम का नाम था काउंटर इंसर्जेंसी टीम J। तो ये जो काउंटर इंसर्जेंसी टीम X और काउंटर इंसर्जेंसी टीम J थे, इन दोनों ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से एक कॉस्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स के ऊपर काम करना शुरू किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज में कॉस्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स जो है, इस कॉस्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स के ऊपर बहुत गहरी सोच की जाती है। और कॉस्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स में जो मेन थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप एक एडवर्सरी एजेंसी के लिए, यानी कि आईएसआई जैसी एजेंसी के लिए कॉस्ट इंटरफेयर करने का भारत में बढ़ा दें। अब वो कैसे होगा? उसको करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही था कि जो काउंटर इंसर्जेंसी टीम X और काउंटर इंसर्जेंसी टीम J थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वही हरकतें चालू कर दी जो हरकतें आईएसआई पंजाब में करवा रहा था। जैसे कि अगर आईएसआई खालिस्तानियों को बोल रहा था कि भाई भारत में, पंजाब में आप कैनाल्स को टारगेट करो ताकि उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे, आप जो है सिटीज़ में ब्लास्ट्स करो, आप जो है एक हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू सिख के बीच में एक दरार पैदा करो, क्योंकि पंजाब में एक छोटा सा सेगमेंट पॉपुलेशन का मुसलमानों का भी है, एक पॉपुलेशन ऑफ सेगमेंट जो है हिंदुओं का भी है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिखों की है। तो सिख, हिंदू, सिख, मुस्लिम, इन सारे डिवाइड्स को एक्सप्लॉइट करो। तो यही चीज़ें काउंटर इंसर्जेंसी टीम J ने और काउंटर इंसर्जेंसी टीम X ने करी कि इन दोनों टीम्स ने पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक उनके शहरों में ऐसी तबाही पैदा कर दी कि वो तबाही के बाद पाकिस्तान को धीरे धीरे यही समझ आने लग गया कि जो चीज़ हम कर रहे हैं पंजाब में, वही चीज़ हमारे साथ हो रही है पाकिस्तान में। और एक बार तो ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों के बाद थक चुका था और उसने ग्रेजुअली इंडिया को फीलर्स देने शुरू कर दिए थे कि भैया तुम हमारे यहाँ पर ये गतिविधियाँ बंद कर दो, हम भी तुम्हारे यहाँ पर ये गतिविधियाँ बंद कर देंगे। इसी रीज़न से फिर दोनों देशों के बीच में जो इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और पाकिस्तान की आईएसआई है, आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि इन दोनों देशों के बीच में जॉर्डन में फाइनली जो है एक डिस्कशन हुआ, एक टॉक्स हुई, और उन टॉक्स को उस समय लीड कर रहे थे जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस थे जिनका नाम था हसन बिन तलाल।
हसन बिन तलाल के देखरेख के अंदर जॉर्डन में जाकर फाइनली ये निर्णय लिया गया कि जो आईएसआई है वो पंजाब के अंदर अपना कैंपेन बंद करेगी, और जब आईएसआई अपना कैंपेन बंद करेगी, उस कैंपेन को बंद करने के बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने फाइनली अपना काउंटर इंसर्जेंसी टीम जे और काउंटर इंसर्जेंसी टीम एक्स, जिसने पाकिस्तान में लाहौर से लेके कराची तक तबाही मचा रखी थी, ब्लास्ट से लेके डेथ से लेके सब कुछ करके, ब्लीड करके, उनको वही कॉइन में पे करके जो कॉइन पाकिस्तान प्रयोग कर रहा था भारत के पंजाब में। तो फाइनली हसन बिन तलाल के देखरेख में जब ये नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, दोनों देशों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आईएसआई हमारे यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगी और हम उनके वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1990 के दशक से लेके जब से सोवियत जिहाद का कैंपेन 1988 में ख़त्म हुआ था, तब से पाकिस्तान ने अपनी सारी एनर्जी जो है वो कश्मीर के ऊपर लगा दी। अच्छा, अब कश्मीर को समझने में भी हमारे को काफ़ी साल लगे, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसने पहले तो टेररिस्ट संगठन क्रिएट करे, तंजीम बनाए, जिनको हम बोलते हैं तंजीम, कांग्रीगेशन टेररिस्ट ग्रुप्स। तो उसने इन तंजीमों का प्रयोग कर कर जो है कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। दूसरा, उसने कश्मीर में एक ऐसा फेज ऑफ टेररिज्म शुरू करा कि वो फॉरेन टेररिस्ट लेके आता था, और वो फॉरेन टेररिस्ट अफगानिस्तान के होते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी सोवियत के खिलाफ लड़ते हुए आईएसआई ने काफ़ी जो है विक्ट्री प्राप्त की थी, तो वो वहाँ से लड़के उठाकर कश्मीर में लाने लगा। इसीलिए कश्मीर में एक समय आ गया था जिसमें हम बोलते थे कि मेहमान मुजाहिदीन, मेहमान थे वो, क्योंकि वो दूसरे देश के थे, पाकिस्तान के नहीं थे, कश्मीर के नहीं थे। तो हमने जब देखा कि कश्मीर में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पहली बात तो बाहर से दूसरे आतंकवादी लाए, फिर इन्होंने अपने लड़के भेजे, तीसरा इन्होंने क्या करा कि कश्मीरियों को उकसाया, और ये सारी चीज़ों को करके फिर हमने एक चीज़ और ये भी देखी कि कश्मीर में आईएसआई ने 1990 के दशक में दो बड़े इंपॉर्टेंट काम और किए। उन्होंने सबवर्सिव लिटरेचर को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने इस प्रकार के लिटरेचर को प्रमोट किया कि जिसकी वजह से कश्मीरियों के अंदर भारत के खिलाफ और जहर पैदा हो, और इसके साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल से लेके ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे संगठनों को बनाकर एक पॉलिटिकल फ्रंट भी इस्टेब्लिश किया। तो आईएसआई बैक्ड पॉलिटिकल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस भी चले, इसके साथ साथ आईएसआई बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स भी थे। इसके साथ साथ ये टेररिस्ट ग्रुप्स में दो प्रकार के वेरिएंट्स थे, जिसमें एक प्रकार का वेरिएंट ये था कि पाकिस्तान के खुद के टेररिस्ट आ रहे थे, और दूसरा प्रकार का वेरिएंट ये था कि कश्मीरी खुद भारत के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। तो जब हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने पूरे के पूरे आईएसआई के कैंपेन को पाकिस्तान के तरह से स्पॉन्सर्ड कश्मीर में इस गेम को समझा, तो इस गेम को समझने के बाद हमें दो तीन चीज़ें समझ आ गई। हमें पहली चीज़ ये समझ आ गई कि भैया यहाँ पर वो काम नहीं किया जा सकता जो नॉर्थ ईस्ट में हमने किया ईस्ट पाकिस्तान को लेके, और वो काम जो हमने पंजाब के केस में किया। अब आप दोनों फ़र्क समझ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के केस में ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी थी जिसका प्रयोग किया जा रहा था, तो ईस्ट पाकिस्तान की जो टेरिटरी जो एक प्रयोगशाला बनी हुई थी, हमने वो प्रयोगशाला ही ख़त्म कर दी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स से जहाँ पर ये टेररिज्म और सेसेशनिज्म सपोर्ट किया जा रहा था। इसके बाद जब हमने देखा पंजाब, तो हमने पंजाब में, क्योंकि इन्होंने जो इकोनॉमिक सबवर्जन से लेके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो रिलीजियस एंगल को एक्सप्लॉइट किया, वो चीज़ हमने इनके केस में कर दी, काउंटर इंसर्जेंसी टीम जे और काउंटर इंसर्जेंसी टीम एक्स से। लेकिन अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो जो आईएसआई ने कश्मीर में गेम खेला वो एक बहुत वाइड कैनवस का गेम था, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि उसमें मेहमान मुजाहिदीन से लेके पाकिस्तानी जिहादी थे, प्लस हमारे यहाँ के कश्मीरी लोग थे, प्लस साथ में पॉलिटिकल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो एक बहुत वाइड कैनवस पे आईएसआई खेल रहा था। तो इस गेम को तोड़ने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने जो अपनी फिर से रिसर्च करी, उन्होंने कहा कि भैया इस केस को टैकल करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें पाकिस्तान में देखनी पड़ेंगी। हमें पाकिस्तान की जो खुद की फॉल्ट लाइन्स हैं, हमें उनको समझ के उनको एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ पर फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो हम काउंटर फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो फिर सबसे पहले रिसर्च चालू हुई कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी फॉल्ट लाइन्स हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सिराइकीज़ हैं। सिराइकीज़ जो हैं आज की डेट में वो पंजाब के रीजन से नाखुश हैं, और नाखुश होने के कारण ये सिराइकी जो हैं ये बेसिकली पंजाब से अपना बंटवारा चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई हमारा एक सिराइकियों का अपना एक प्रोविंस बन जाए। तो इस केस में सिराइकी जो था, यहाँ पर पाकिस्तान के केस में एक ऐसा फॉल्ट लाइन मिला कि जिसकी छेड़छाड़ की जा सकती थी। तो वहाँ पर उसके बाद सिराइकी सूबा महूज बना, फिर उसके बाद पाकिस्तानी सिराइकी पार्टी बनी, फिर सिराइकी सहले संगम बना।
तो देखिए जो जो चीज़ें आपने कश्मीर में करने की कोशिश करी कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल लेवल पे बनाए, कुछ ना कुछ चीज़ें पाकिस्तान को उसी कॉइन में वापस अपने यहाँ पर भी देखने को मिली। फिर जब हम बात करते हैं सिंध की, तो सिंध भी जो है उसका भी कोई पंजाब के साथ पाकिस्तान में बहुत अच्छे नाते नहीं है। तो हमने ये देखा कि लेकिन सिंध में और सराइकी में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सराइकीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि पंजाब से हमारे को तोड़ के एक सराइकी प्रोविंस बनाया जाए, लेकिन जो सिंध है पाकिस्तान का, सिंध सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपने आप को अलग प्रोविंस ऑलरेडी एक तरीके से लेके बैठा है। तो वो पंजाब के साथ एक प्रोविंशियल लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो पंजाब के साथ उसकी लड़ाई जो है वो बड़ी अलग है। उसकी लड़ाई पंजाब के साथ जो है वो रिसोर्सेज की है कि भाई सारे रिसोर्स जो हैं वो सारे के सारे रिसोर्स पंजाबी हाईजैक कर लेता है, तो हमारे पास हमारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है। तो अब समझ आया कि भैया अगर पंजाब से वो सेसेशनिज्म तो चाहता नहीं, क्योंकि उसका अपना प्रोविंस सिंध का है ही है पाकिस्तान में। तो इस केस में सिंध में जिस चीज़ को करने की आवश्यकता होती है वो ये है कि वहाँ पर किसी प्रकार का सबवर्जन पैदा किया जाए जिससे कि इंटरनल केओस हो। क्योंकि आप चीज़ को समझिए, किसी भी देश में इंटरनल केओस क्रिएट करना या इंटरनल केओस को सपोर्ट करना उस देश को और कमज़ोर बनाता है। आईएसआई पाकिस्तान की जो है भारत में ये काम कर ही रही थी। उसने ये काम सिर्फ कश्मीर में नहीं किया, फिर जब उसने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, तो उसने ये काम तो भारत के बाकी इलाकों में भी किया। कर्नाटका से लेके केरला से लेके उत्तर प्रदेश तक उसने ये हरकतें करी और बंगाल तक उसके नेटवर्क्स थे। तो फिर हमने भी यही चीज़ देखी कि ठीक है, सिंध के केस में हमने भी फिर यही करना चालू करा कि भैया सिंध में एक सबवर्सिव लिटरेचर को सपोर्ट करना चालू करा। लोगों के मन में जो है कुछ इस तरीके का थॉट प्रोसेस आए कि भैया नहीं, हम लोग जो है आपके साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखें तो सिंध परचम संगत है, इसके साथ साथ सिंध राइज करके एक अखबार है, साथ में सिंध सुजाग है। ये सारे जो अखबार हैं, ये सारी जो राइटिंग्स हैं, ये एक प्रकार का सबवर्सिव लिटरेचर जो है ये पाकिस्तान को समझा रहा है कि देखिए आपके यहाँ पर कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, आप अपनी सोसाइटी को इंटरनली कोहेसिव नहीं बना के रख पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की और फॉल्ट लाइन्स थी जो हमें देखने को मिली वो थी पाकिस्तान की तहफूज मूवमेंट थी। तो पाकिस्तान तहफूज मूवमेंट हुई, मुजाहिर कौमी मूवमेंट हुई। इसके साथ साथ जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट्स थे हमने सपोर्ट करे इस लेवल पे कि भैया अगर पाकिस्तान अपनी गतिविधियों को भारत में नहीं रोकेगा तो ये चीज़ पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी फॉल्ट लाइन्स है जो भारत भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ये सिंध से लेके, सराइकी से लेके, नॉर्थ बल्वारिस्तान मूवमेंट से लेके बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के अंदर की जो खुद की इंटरनल फॉल्ट लाइन्स थी, इनको भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों के तहत एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में हमेशा ये आता है कि जब पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन बना के रखे हैं, लश्कर-ए-तैयबा जैसे, जैश-ए-मोहम्मद जैसे, जिसके जो लीडर्स हैं वो हैं हाफिज़ सईद हो गया या मौलाना मसूद अज़हर हो गया, अब सवाल ये उठता है कि भाई कई लोग, जैसे कई बार मैंने देखा है, वो पूछते हैं कि हम हाफिज़ सईद को मार क्यों नहीं देते, हम जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अज़हर को मार क्यों नहीं देते। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि लीडर का टेररिस्ट ग्रुप के डीकैपेसिटेशन करना एक पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो टेररिस्ट ग्रुप है कैसा। अगर मैं आपके साथ लश्कर-ए-तैयबा की बात करूं तो लश्कर-ए-तैयबा एक ऐसा संगठन है जिसको आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया है और इसको नर्चर करने के लिए एक हायरार्की बेस्ड इंस्टीट्यूशन लश्कर-ए-तैयबा में क्रिएट की गई है। अब एक चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर लश्कर-ए-तैयबा के केस में आप उसकी लीडरशिप को हटा देते हैं या आप उसकी लीडरशिप को मार देते हैं, यानी कि हाफिज़ सईद को किसी तरीके से मान लीजिए असैसिनेट कर देते हैं, तो आज की डेट में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानती है, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा एक हायरार्की बेस्ड इंस्टीट्यूशनल संगठन है। तो इस केस में हाफिज़ सईद को मारने से प्रॉब्लम ये होगी कि जो सेकंड रन ऑफ लीडरशिप है वो एक प्रकार से बिल्कुल रेडी है। और ये चीज़ हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि जब RNAW के लोग लश्कर-ए-तैयबा के अंदर इन्फिल्ट्रेट करे थे और जब हमने लश्कर-ए-तैयबा के अंदर जाके लश्कर की पूरी जानकारी हासिल करी थी कि लश्कर क्या है, क्या आइडियोलॉजी है, कैसे रिक्रूट करता है, कैसे वो ऑपरेट करता है,
तो हमें ये चीज़ समझ आई कि भैया लश्कर तैयबा के अंदर एक पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बड़े इफेक्टिव तरीके से आईएसआई ने नर्चर किया है, और वहाँ पर उसके जो फंक्शनल लीडरशिप है वो इस प्रकार की है कि वहाँ पर लश्कर तैयबा में बहुत सारे काम, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक एक लीडर में बटे हुए हैं। लश्कर तैयबा में इंटेलिजेंस एक व्यक्ति संभाल रहा है, लश्कर तैयबा में ऑपरेशंस एक व्यक्ति संभाल रहा है, लश्कर तैयबा में दावा एक व्यक्ति संभाल रहा है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है, आरएनएडब्ल्यू को ये चीज़ भी मालूम है कि लश्कर तैयबा जो है उसके अंदर ये जितने भी विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स को जो एक एक आदमी हेड कर रहा है, ये लोग एक तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हेड कर चुके हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है आपको कि आज की डेट में यदि हाफिज सईद जैसे आदमी को अगर मान लीजिए हटा दिया जाए, तो इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हाफिज सईद ने अपनी ही कुर्सी पे, अपने ही उस लीडरशिप पोजीशन पे बाकी जो सेकंड रन ऑफ लीडरशिप है, उस सेकंड रन ऑफ लीडरशिप को उसने इस प्रकार से एक्सपोज कर रखा है पूरी लश्कर को फाउंड करके उसको संभालने के लिए कि लश्कर का चीफ अगर हाफिज सईद हट भी गया तो कल को एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है उसके पास कि वहां से कोई भी लीडर तुरंत आ जाएगा। यही फर्क था लश्कर तैयबा में और तालिबान में, यही फर्क था लश्कर तैयबा में और अलकायदा में, कि अलकायदा के केस में ओसामा बिन लादेन ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक नंबर 2 लीडर अयमन अल जवारी को ही सपोर्ट करके उसी को नर्चर किया था। अब आप अगर ओसामा बिन लादेन को मार दें तो अयमन अल जवारी के ऊपर आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि अयमन अल जवारी को मार दें तो एक चीज तय है कि उसके बाद अलकायदा खत्म है। लेकिन ये चीज आप कह लीजिए कि क्योंकि अलकायदा की इस मिस्टेक को लश्कर तैयबा ने नहीं किया है, तो लश्कर तैयबा इस केस में एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को बहुत समय से नर्चर कर रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई लश्कर तैयबा जो है उसके लिंक्स तो ऑलरेडी अलकायदा से थे, तो फिर लश्कर ने ऐसी इनोवेशन क्यों करी? क्योंकि देखिए, यहीं पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि लश्कर तैयबा ने ये चीज़ इसलिए नहीं करी क्योंकि लश्कर में इतना दिमाग है, हाफिज सईद में इतना दिमाग नहीं है, वो सिर्फ बकरे का दिमाग मगज खाते हैं। लेकिन इसमें आईएसआई जो है ये उसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है कि जो आज की डेट में लश्कर तैयबा है वो एक आईएसआई ऑफ पाकिस्तान का एक फंक्शनल आर्म है, और ये फंक्शनल आर्म होने के नाते, आईएसआई एक इंटेलिजेंस एजेंसी होने के नाते, और आईएसआई के सारे अधिकारी पाकिस्तान की आर्मी में से आने वाले होने के नाते, वो इस लीडरशिप के इशू को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसी कारण से आईएसआई ने लश्कर को इस तरीके से डिजाइन किया है, इस तरीके से उसके फंक्शनलिज्म को ग्रो किया है कि आप उसके लीडर को मारिए तो एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडर पूरी तैयार हो जाती है। इसी रीजन से आप ये चीज याद रख लीजिए कि इंडिया या कोई भी देश, अमेरिका हो या कोई भी देश हो या इजराइल हो, कभी भी ये लोग लश्कर के चीफ को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये चीज सब लोग समझते हैं इंटेलिजेंस फ्रेटर्निटी में कि भाई लश्कर के चीफ को मारने का मतलब है कि लश्कर के चीफ को रिप्लेस करने के लिए नीचे 15 से 18 लोग रेडी हैं। अब आप लश्कर के चीफ को मार सकते हैं, 15 से 18 लोगों को सबको नहीं मार सकते, वो काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई खुद ही प्रोटेक्शन देती है लश्कर तैयबा को। लेकिन इस केस में क्या उसका मतलब ये है कि हम लश्कर को एक फ्री रन दें? बिल्कुल नहीं। तो लश्कर के उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो बेसिकली मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्पॉयलर्स। उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है, खास करके जो एंटी इंडिया हैं, और इन लोगों को ग्रेजुअली आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप थर्ड पार्टी ऑपरेशंस के तहत इनको ग्रेजुअली एलिमिनेट करवा सकते हैं। क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि लश्कर में इंडिया के पास आज की डेट में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करके डिसमेंटल करने के, वो बड़े लिमिटेड हैं। क्योंकि लश्कर अलकायदा नहीं है, लश्कर तालिबान नहीं है, ये सबसे अलग है। क्योंकि अलकायदा और तालिबान को ट्रेनिंग जरूर मिली थी सीआईए से, लेकिन सीआईए ने कभी अलकायदा और तालिबान को नर्चर करके ग्रो नहीं किया। आईएसआई लश्कर को नर्चर करके ग्रो करके प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए आपको ये चीज जाननी है कि आईएसआई का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर।
तो लश्कर को टारगेट करना मीन्स कि लश्कर में सिर्फ स्पॉयलर्स को टारगेट करना। तो ये जो चीज़ें अभी हाल ही में हो रही हैं ये सारे स्पॉयलर एलिमेंट्स हैं। तो आप अब इस चीज़ को समझ गए हैं कि लश्कर के लीडरशिप को टारगेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हाफिज सईद को मार दो, लेकिन उसके बाद क्या? जो 15 से 18 लोग हैं वो आएंगे। और दूसरी बात ये मत भूलिएगा कि जो भी वो नेक्स्ट व्यक्ति आएगा वो संगठन में और अग्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो जो आज की डेट में इंटेलिजेंस फ्रेटर्निटी में सिम्युलेशन किया जाता है कि यदि मान लीजिए लश्कर तैयबा के इस व्यक्ति को मार दिया गया और इस व्यक्ति की जगह इस पोजीशन पे ये व्यक्ति आ गया, तो ये व्यक्ति लश्कर तैयबा को किस प्रकार की डायरेक्शन देगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज इन चीज़ के ऊपर बैठ के बहुत सारे असेसमेंट्स करती हैं। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में ऑपरेशंस आज की डेट में कोई नशेड़िए टाइप ऑपरेशन नहीं होते कि चलो जाओ जाके एक रैप्टा लगा दो। तो यहाँ पर बहुत स्टडी और रिसर्च किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के एक एक्टिविटी को करने से पहले आपको उसके 50 कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करना होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हाफिज सईद यदि मर भी गया, उसके बाद जो 15 से 18 सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, कल को वो भारत के लिए और एक सिरदर्दी बनेगा। अब मान लीजिए एक मोमेंट के लिए कि हमने हाफिज सईद को टपका डाला, उसके बाद नया आ गया, फिर नए को भी टपका डाला, फिर नया आ गया, फिर उसको भी हमने मारने की कोशिश करी। पर आप ये चीज़ मत भूलिएगा कि इस प्रोसेस में अगर आप एक बार ये हरकत करते हैं तो इस एक हरकत के कारण आपका जो रिसोर्स का ड्रेन होगा ये आपके विकास कार्य को रोकेगा। आपका जो ये लश्कर तैयबा को कंट्रोल करके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने का काम होगा, उसकी वजह से जो रिसोर्स ड्रेन होगा ये आपके विकास कार्य से लेके आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस से लेके आपके ग्लोबल एम्बिशन से लेके सबके ऊपर रोक लगाएगा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ स्पॉइलर एलिमेंट को टारगेट करो। स्पॉइलर एलिमेंट को टारगेट करने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि एक संगठन में डर पैदा होता है। उसको ये समझ आ जाता है कि चाहे मुझे जितना मर्जी पेट्रोनेज मिले, मेरे मेंबर्स आज भी वल्नरेबल हैं। तो एक वो थ्रेट परसेप्शन बना रहता है, और इस थ्रेट परसेप्शन के बने रहने के बाद उन व्यक्तियों में उस संगठन के एक डर हमेशा से रहता है कि हम चैन की जिंदगी नहीं जी सकते जस्ट बिकॉज कि आईएसआई हमारा माई बाप है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका लश्कर तैयबा को लेके और इन जैसे संगठनों में किस प्रकार की चैलेंजेस हैं जो हैं, इसको लेके अब आपकी सोच में फायदा आया होगा। धन्यवाद जी। ये थी डिटेल और आईएसआई और रॉ पे, और जो है वो कैसे काम करते हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज, और क्या 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 इन्होंने किया है आज तक, वो सारा कुछ इन्होंने बताया है। बिल्कुल। और जब हम कहते थे कि जो है वो बलूचिस्तान में भी जो इंडिया जो है वो उनको सपोर्ट करता है, तो काफ़ी सारे कमेंट आते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये भाई साहब खुद बोल रहे हैं कि जो रॉ है उसने भी जो है वो ये सारा कुछ जो है पीछे सपोर्ट किया है। एक चाहे बेशक पाकिस्तान एक प्रूफ इसमें है, एक प्रूफ इसमें है, इन्होंने सिंध का नाम लिया, पंजाब का नाम लिया, बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया। ये भी एक प्रूफ है कि मतलब अभी भी काम चल रहा है। पाकिस्तान इंडिया में कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में कर रहा है। नहीं, वही कश्मीर की वजह से वो जो है बलूचिस्तान में और सिंध में जो है सिंधु देश का नारा लगा था। बिल्कुल, ये सच्ची बात है। ये बड़ा मतलब कि दोनों एजेंसीज जो हैं वो एक दूसरे को टारगेट करती हैं, और दोनों मुल्क जो हैं आपस में लड़ लड़ के ऐसे ही कसम से मैं कहता हूँ कि बर्बाद हो जाएंगे। और मैं हैरान हुआ हूँ, वो एक वो जो मायदा हुआ उधर जॉर्डन में, किधर बता रहे हैं जॉर्डन में, तो वो मायदे का मुझे नहीं पता। वैसे बहुत सारी मैं रिसर्च करता रहता हूँ, पता ये बात मैंने पहली बार इस बंदे से सुनी है। तो काफी नॉलेज है इनके पास, काफी डीपली जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई और इंडिया के इदारे कैसे आपस में मतलब लड़ के एक दूसरे को नीचा करने के लिए कोशिश है। तो मैं पाकिस्तान के बारे में ये जानता हूँ कि इन्होंने जो है ना बांग्लादेश का बदला लेने के लिए बहुत कोशिश की है, ये मैं जानता हूँ। पाकिस्तान ने वो पंजाब में जो है वो अभी वो जो हम कहते हैं कि साथ नहीं दिया पंजाब में, तो वो पंजाब का भी आ गया जिक्र के ज़ाहिर है वो पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश तोड़ा गया था, तो उसके बाद जो है वो पंजाब में जो मूवमेंट जारी की और वो उस पंजाब को तोड़ने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है बदला लेने के लिए ये सारा कुछ हुआ, और बांग्लादेश को भी लहदा किया। इंडिया ने साथ दिया बांग्लादेश का, और काफ़ी लोग कहते हैं कि वो इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम कोई प्यार नहीं करते बंगालियों से,
सच्ची बस बात वो करते हैं। सच्चाई जो होती है, जो फैक्ट होता है, वो सच्चाई होती है। और जाहिर है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अपने मुल्क में जो संगठन हो रही थी, उनको खत्म करने के लिए जो है वो ये सारा कुछ उनको भी करना पड़ा। उन्होंने अपने मुल्क को सेव किया है। ये तो जरूरी होता है कि हर मुल्क के हर लिए मुल्क होता है। करता है। उन्होंने उधर जो मसले बन रहे थे आईएसआई की वजह, आईएसआई की वजह से हो रहे थे, वो खत्म किए हैं। आज देखो उधर से सेफ हो गया। पहले बोल देंगे उस पूरे रीजन में प्रॉब्लम आ रही थी। बिल्कुल। तो और राह जो है वो अभी जो है वो ये रो जो है वो सारा कुछ यहाँ पे भी करवाती रही है। 1990 से पहले बम धमाके भी होते रहे हैं। और जो इंडियन नहीं मानते थे कि हमने कभी नहीं बम धमाके करवाए, तो वो ये वीडियो जरूर देखेंगे, उनको पता चलेगा कि आप लोग मतलब कि रो ने भी दोनों करवाए तरफ हैं। से हुआ है भाई, एक तरफ से नहीं। बेशक वो पाकिस्तान के जवाब में हुआ है। मैं नहीं कहता कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है, ये बात नहीं है। क्योंकि कौन सही है कौन गलत है ये तो अभी ना तो उस वक्त की हिस्ट्री हम जानते हैं और ना आप लोग जानते हैं। जो कुछ आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने यही सुना कि पाकिस्तान इंडिया में करवाता है, और हम लोगों ने यहाँ पे यही सुना कि पाकिस्तान में इंडिया करवाता है। तो ये दोनों तरफ से चलता रहा है और दोनों तरफ से जो नफरतें फैलती रही हैं और एक दूसरे के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि दोनों मुल्क जो है ना आपस में ये बम धमाके करवा के एक दूसरे को तोड़ के जो है वो आज यकीन करें अंदर से एक किस्म के टूटे हुए हैं। लेकिन इंडिया फिर भी अपनी जो है वो स्थिति को संभाल चुका है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इन सारी सिचुएशन के बावजूद अपना आप सारा कुछ स्ट्रॉन्ग किया है। बिल्कुल पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया इस सारी स्थिति में, बिल्कुल जी। और पाकिस्तान जो है वो डाउन से डाउन ही होता गया। मैं वो एक मलयालम बंदा था, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था दुबई में कि तुम लोग यार बॉर्डर लाइन पे और इधर क्यों करते हो। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि इंडिया भी करता है तो अब पाकिस्तान करता है। तो वो नहीं माने थे। अभी भी इंडिया लोग जितने भी हैं उनसे हम ये बताते हैं तो वो नहीं मानते। ये वीडियो जो है ना जबरदस्त लेके आए हैं हम लोग, कि ये आप लोगों के लिए कि आपका बंदा खुद बता रहा है कि हम लोग भी करते हैं और पाकिस्तान भी करता है। दोनों ने मिलकर एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए बहुत से ऑप्शन चूज किए हैं, जिसमें इंडिया जो है ना मैं मानता हूँ कि वो मतलब जीत गया है, वो आगे तक निकल गया। और बिल्कुल जी, पाकिस्तान, इंडिया वाकई जीत गया तो पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है ना वो काफी पीछे रह गया, और इसी योजना में है कि किसी तरह इंडिया टूटे, पर वो नहीं टूट सका। तो हम हार गए हैं, ये मानने वाली बात है। पाकिस्तान वाकई हार चुका है और पाकिस्तान वो हालत बरकरार नहीं रख सका। बिल्कुल लेकिन इंडिया ने हालत भी बरकरार रखी और पाकिस्तान को जवाब भी दिए, सही से दिए। और ये नहीं कहते कि इंडिया ने पहले काम शुरू किया या बाद में काम शुरू किया। हो सकता है पाकिस्तान ने पहले काम शुरू किया है, मान लेते हैं, मान इसमें लेते कोई हैं। मसला नहीं है। मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने पहले किया, लेकिन ये इंडिया ने भी किया और पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन इंडिया जीत चुका है। जीता भी है। और इंडिया अभी भी पीओके के लिए पूरी ट्राई कर रहा है। मुझे ये भी बिल्कुल। बात पता है, इंडिया आखिरी हद तक कोशिश है। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं मुझे, तो मैंने वो पढ़े हैं। वो बोलते हैं कुछ अरसा रुक जो आपको सरप्राइज मिलेगा। तो ऐसा ही मुझे है। यहाँ अभी पे भी लगता है ना कि पीओके जो है वो खुद ही पाकिस्तान दे देगा। जैसे जैसी पाकिस्तान के हमारी हालात हो चुके हैं ना, पाकिस्तान वहाँ थाली की में रख आवाम के देगा ये लो। वहाँ की वो आवाम जो है सपोर्टिव हो गई है। वहाँ की वो आवाम भी भी जो है। है ना उधर और की सपोर्ट कर नहीं, रही वो भी है है। ना। और एक बात ये भी है कि अभी पाकिस्तान के कुछ इदारों ने सोचा है, और नवाज शरीफ को भी बड़ी प्लानिंग से लेके आया जा रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अभी कोई बंदा चाहिए जो इस मुल्क को स्टेबल करे। जी ये वाकई स्टेबल तो होना चाहिए और मुल्क को स्टेबल होना चाहिए। ये दोनों की दुश्मनियां खत्म होनी चाहिए, इंडिया और बिल्कुल पाकिस्तान की। हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान ने शुरू किया तो देख लें आज पाकिस्तान का हाल क्या हो चुका है। पाकिस्तान खुद ही हार चुका है। जाहिर है पाकिस्तान गलत था तो हार चुका है, बिल्कुल सीधी बात है। पाकिस्तान गलत था, हार चुका है। आज जो है वो पाकिस्तान के अंदर से टूटे हो चुके हैं। बेशक बाहर नजर नहीं आते, नजर नहीं आता। लेकिन अंदर से बहुत टूट चुका है पाकिस्तान। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की इकानमी देख लें कहां से कहां पहुंच चुकी है। पाकिस्तान वाकई डूब चुका है बिल्कुल और ये तो उसी है। हालत को ठीक करने के लिए हो सकता है कश्मीर को देना भी पड़ जाए। वो नहीं, उस एरिया में मेरा तो वही ओपिनियन है पहले वाले कि उस पे जंग होगी, काफी बड़ी जंग जंग होगी। तो जाहिर होगी, जंग काफी बड़ी होगी। ऐसे नहीं देंगे। ऐसे देंगे तो पाकिस्तानी जो है वो हुकूमत को या किसी को छोड़ेंगे ये कि भी है। उनका नहीं ले सके, ये दूसरा और नहीं कोई ले नहीं सके है। तो ये क्यों दे रहे हो। ये और कोई नहीं है तो हमारे जो इधर मौलवी लोग हैं ना, जितनी जितनी भी ये तंजीमें कह लो होगी, ये जी नहीं जिनका होने नाम देंगे ले, ये ये ऐसा। सारे जो है ना सामने आएंगे। और हाफिज सईद हो गया, ये जितनी भी तालिबान की टीटीपी, ये लोग भी जो है ना ये नहीं करने देंगे। बिल्कुल नहीं करने देंगे वाकई। और जंग हो जंग सकती है बड़ी इसमें। होगी। लेकिन ये है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान ने कश्मीर इंडिया के कश्मीर के लिए जो भी कहा किया, वहां पे टेररिज्म किया, वहां के लोगों को अपने साथ मिलाया, वहां के हुकूमत को अपने साथ मिलाया। इंडिया आज वही पीओके में कर रहा है कि पीओके के लोगों को अपने साथ मिला रहा है, पीओके को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो वही चाल वही के रॉ जो है वो वैसा कर रही है जैसा पाकिस्तान करता है। आईएसआई करती है वैसे ही रॉ जो है वो पाकिस्तान में करती है। तो कर वो रहे हैं।
कश्मीर में पाकिस्तान कह रहा था, आईएसआई कह रही थी, और इंडिया जो है रॉ के जरिए जो है पाकिस्तानी कश्मीर में बाकी कह रहा है। मेरा एक ओपिनियन इसमें है कि जो इंडिया की रॉ है ना, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आईएसए से 2 कदम आगे है, क्योंकि वो इससे आगे पहले प्लान वो जो है ना समझ जाते हैं और उसके आगे प्लान बना लेते हैं, इसलिए वो जीते जा रहे हैं और आईएसआई कई जगहों पे हार चुकी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि जो इन्होंने बताया कि लश्कर तैयबा का संगठन जो बना है वो बड़े मजबूत दिमाग के जरिए बना है, तो वाकई इसीलिए नहीं टूट रहा। हाँ और बाकी अलकायदा देख लें, बिखर चुकी है। बिल्कुल और बाकी ये है कि वीडियो इन्होंने अच्छी क्रिएट की है बिल्कुल, ये और डिटेल बड़ा बहुत थी इनके पास। डिटेल बताई है, और ये नहीं है कि ये नहीं डंडी बताया कि मैंने चेक किया, डंडी भी नहीं मारी इस इंडिया बंदे ने। में, इंडिया ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि इंडिया ने भी सारा कुछ किया, बम धमाके भी हुए लाहौर से कराची तक, और इंडिया ने भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान दिया है, तो बदले में ही सही लेकिन दिया है, और ये सारा कुछ इन्होंने कहा। लेकिन पाकिस्तान मैं कहता हूँ कि गलत है, क्योंकि इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान आज डूब चुका है। जो गलत करता है वो हमेशा डूबता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और जो गलत नहीं करता वो देख लें, आज तरक्की कर रहा है इंडिया, और आज तरक्की कर चुका है इंडिया। ये सारा कुछ सह के भी तरक्की कर चुका है, कानून मजबूत कर चुका है, सारा कुछ मजबूत कर चुका है, और यही मैं तो कहूँगा वो 2 सच है। कदम आगे सोचते हैं ना, इसलिए उन्होंने जी, नहीं, मैं हिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं हिस्ट्री चाहूंगा। नहीं है, आईएसआई और रॉ है, हमें भी नहीं पता था। यही सुनी है वीडियो, और इसी वीडियो के मतलब वीडियो की के कहना है। माध्यम से बोल दें जो आपको सही बहरहाल जी, लगे। इन्होंने जो वीडियो क्रिएट किया डिटेलिंग वीडियो थी, नो डाउट, और वही बातें हैं आ जाके। लेकिन ये है कि एट द एंड अली भाई ने बीच में कहा कि पाकिस्तान ने अगर शुरुआत की है तो पाकिस्तान जो है चले, इस बात को कोई खास नहीं है बात, लेकिन जो पहल करता है गलती उसी की होती है। तो बिल्कुल। अभी डिसाइड नहीं है मेरे ख्याल में कि किसने पहल की होगी, क्या हाँ है। ये हिस्ट्री में जितना डीपली जाएंगे आप उलझते ये जाएंगे। हम नहीं कह सकते कि पहल की है या नहीं की है, लेकिन ये- पाकिस्तान डूब चुका है, बिल्कुल, ये भी ये तो है। नहीं, वो बेड़े गर्क तो हो चुके हैं, नो डाउट, लेकिन इसके पीछे यही वजूहत नहीं है खाली, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और अभी इसी चीज को आप पकड़ के बोले कि यार मुल्क इस वजह से डूब गया है, इन चीजों की वजह से डूब गया है, उन्होंने ये काम नहीं, किए, ये तो जो हर जगह पे हमारी जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारे बन रहे हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ कितनी हमारी तंजीमें बन चुकी हैं, टीटीपी हो गया, सिंधु देश, बलोची, कितने सरायकी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ये जितने भी मैं दुश्मन है ना, इंसाफ का कह रहा ये हूँ। जितने भी अभी दुश्मन है पाकिस्तान के दुश्मनों के दोस्त हैं, ये आप अभी माने ना इंडिया में माने। किसी प्रोग्राम में जाएं, छोटी सी मिसाल ले लें, पाकिस्तान का एक प्रोग्राम था वकार जगह का, तो उसमें किसी ने बोला था, ये कहा, आपने कहा मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ, दूसरे ने कहा मैं सिंधी हूँ, तीसरे ने फलां, तो उसने कहा तीनों खड़े थे, उन्होंने कहा तीनों में से कोई एक नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो क्या वजूहत है? यही वो तो मसला है इंडियन ना प्रोग्राम साहब। में पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा हिंदुस्तानी है, ठीक है, बिल्कुल, भारत माता से प्यार है हमें, वो बिल्कुल ठोक के बोलते हैं, उनके यही जज्बे तो में वो मैं चीज कहता हूँ। मौजूद है। और यहाँ पे स्टेट वाइज जो है और नस्लियत वाइज जो है, डिवाइड हर चीज को ये डिवाइडेड है, ये चीज ही तो पाकिस्तान को मरवा रही है। यही तो, ये अभी वो यही चीज तो हम सबको एक नहीं होने दे रही। एक होंगे तो ये जितने भी हम पे हुकूमत कर रहे हैं ये क्यों ना सीधे होंगे, जब अवाम नीचे सीधी होगी तो। अभी मैं पंजाब से गया था, तो पेशावर में गया था, तो वहाँ पे लोगों का रवैया बहुत सारे लोगों का ठीक था, लेकिन कुछ लोगों से बात करते थे ना तो पंजाब से हैं, वो वैसे ही उनका मुंह लटक जाता था, गुस्से वाले एक्सप्रेशन, भाई हमने कौन से बंदे मारे हुए आपके, हाँ। वो उनका एक और नजरिया था। वहां पे जो है ना पंजाब के खिलाफ इतनी नफरत भरी गई है ना कि पूरे पंजाब के खिलाफ, कि पंजाब ही है जो पाकिस्तान पे रूल कर रहा है। रोड कर रहा है वो, कराची में भी यही चीज है। अब कराची में कराची भी हो देख गया, लो। सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, और उसके ये अलावा खैबर कश्मीर हो पख्तूनख्वा गया, KP तो की जो है, वहां पे जो है पेशावर हो गया, वहां पे जो है वो सारा कुछ यही बताया जाता है कि सारा कुछ पंजाब के खिलाफ इतनी नफरत भरी बहुत जाती है नफरत ना। भरी है, उसके पीछे भी मेरा ख्याल है रॉ होगी। रो है ना, बिल्कुल, उसके पीछे जाहिर है यार, भाई साहब ने बताया है कि ये सारा कुछ कुछ हम के लोगों पीछे ने रो किया है। बिल्कुल, ये सब वो भाई करने साहब में ने खुद कामयाब बताया है। है। भाई हमें कंफर्म नहीं है, ये तो वही बात होगी, आजकल के सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग जिसको भी बोलते हैं ना कि देखते हैं को उसने कपड़े पुराने पहने हुए हैं, मलंग साया मांगने वाला है, कहते हैं आईएसआई का एजेंट है, रॉ का एजेंट है। तो हम मीन्स के लोगों की सोच मेंटेलिटी वैसे होगी है, लेकिन यह है कि तंजीमें काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल और ये कह लें कि हमारे वाले उधर हैं, आपके वाले इधर हैं, बिल्कुल तो ये बात माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं। मुल्क तभी स्टेबल है और एक दूसरे की खबर रखते हैं। बिल्कुल तो वो कहते हैं दोस्त की ना खबर रखे ना रखे, दुश्मन की रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला चल रहा है, नहीं, और बाकी ये एक- पसे पड़ता है। एक जीत पाकिस्तान को मिली है, जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर बना लिया था, 2 बार साजिश हुई थी पर पाकिस्तान ने बचा लिया था, ये एक जीत पाकिस्तान को मिली है।
ये कह सकते हैं, लेकिन यह है कि वो डिफेंस के मामले में था, इंडिया को भी मुश्किलात आई थी, उन्होंने भी छुप के ही सारा किया था बिल्कुल और पाकिस्तान ने भी छुप के किया है। लेकिन बात वहां पे कि उन्होंने अपने जितने भी कह लें कि साइंसदान है जो उनके बड़े लोग हैं जिन्होंने इसमें काम किया है, उनका नाम उन्होंने ऊपर लेके आए, हाँ थोड़ा बहुत खराज तहसीन पेश किया है, उनको पता है उनकी बिल्कुल जिंदगी में कोई बेहतरी आई है। लेकिन पाकिस्तान पीछे क्यों है, इसकी वजह यही है, जो हमारे मोहसन है उन लोगों को हमने जलील ख्वार जलील किया है अखबार की है। और वो मिन्नतें करते रह गए हैं। अभी वो ऑनलाइन आके आपको और एक एंकर को डायरेक्टली इंटरव्यू दे रहे हैं और लोगों को बड़ी इज्जत के साथ, उनके पीछे भी खड़े हो तो बड़ी इज्जत के साथ खड़े होने चाहिए। लोग पीछे हंस रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उस बंदे ने किया क्या है। भाई तुम जो आजाद घूम रहे हो ना, ये तुम्हारे दांत निकल रहे हैं, ये इसी वजह से है कि भाई बिल्कुल वो बंदे ने एटमी पावर आपको बनाया है, आपको वो दिया है आके, तो कुछ तो इज्जत कर लो, कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो यार। पाकिस्तान बचा ही उसी वजह से, ये भी बिल्कुल चीज है। हाँ, तो अभी लोगों को अगर बोलो ना, आम आवाम हम जो बैठे हुए हैं, हम बेसिकली जो है वो गलत है बहुत सारी चीज़ों में। हम अपने आप को मेरे ख्याल में ठीक कर लें तो बहुत सारी चीज़ें जो है कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो कभी सियासत में उलझ जाते हैं, कभी जनाब रिश्तों में उलझ जाते हैं। बेसिक चीज़ जो है उसको हम भूले हुए हैं, और सबसे जो कभी हम मजहब में सुपीरियर उलझ जाते हैं। सबसे सुपीरियर जो चीज़ रखी है और वो दीन को रखी। आपका जो दीन है ना वो आपके तक रहना चाहिए, अगले बंदे पे मुसल्लत मत करें। और ये बहुत सारी चीजों में हम हर चीज में घुसेड़ना चाहते हैं, और मैच में देख लें आप, आपके सामने है चीजें, और ये बस जाहिर है पता हर नहीं। एक ने अपने अपने अमल का हिसाब देना है, किसी के थोड़ी देना है। हाँ, तो तो ये यहाँ पे मिसाल बनी हुई है, अपनी कब्र में ही देखना जाके। बिल्कुल। बहरहाल जी, इन्होंने वीडियो डिटेलिंग नो डाउट इन्होंने क्रिएट की है और बड़ी डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। और मैं देख रहा था कि ये जो उन्होंने पिछले वीडियो की होंगी, उनके भी तबसरात जो हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी लेके आए फैक्ट को। और हर चीज़ पे अगर समझ नहीं आती किसी पॉइंट को, उन्होंने बताया कश्मीर का ले रहे थे, तो कश्मीर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे, नेगेटिव भले पॉजिटिव, और वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो, उनके ऊपर पूरी डिटेल उन्होंने की है। और इतनी डीपली मैं सुनता नहीं हूँ, ये दोनों सुनते हैं, लेकिन यह है कि इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, फिर उन्होंने मेहनत बताया की है कि इन्होंने। स्पाइलर को जो है वो मार रहे हैं, हाफिज सईद के बेटे को, और भी जितने भी स्पाइलर, उनको तंजीम में डर पैदा करने के डर लिए। ये भी बंदे वो फिर का नए एक नए नहीं पुलिया मिले, है ना, एक तरीका है नए हैंडल बंदे करने नहीं का। उसके ऊपर ऑब्जर्व भी कर दिया ना, उसके ऊपर ये भी वार्निंग दे दी कि भाई जो पीछे और आएगा ना वो इससे ज्यादा फोर्सफुली काम करेगा। नहीं, वो हेड को अगर मारेंगे, हेड को मार नहीं रहे, हेड मारेंगे तो हेड न्यू आएगा ना, ये न्यू स्पाइलर को आएगा, मार रहे हैं न्यू आएगा और स्पाइलर बदला को लेने मार की रहे कोशिश। हैं, एक चले डरावा देने के लिए। स्पाइलर को मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद हेड जो है वो और तो क्रिएट कर रहा है ना आर्मी, वो और बंदों को ट्रेन और करेगा। बंदे नहीं ना आएंगे, जब डर पैदा डर हो जाएगा, पैदा यही तो उनके डर पैदा चुन कर चुन रहे के हैं, मारेंगे ना क्लैन भाई, तो मुश्किल है। और ये डर पैदा हो जाता है। देखिए वो कहते हैं मिसाल है घर का बेती लंका ढाए, जब घर में आपके बैठे हुए लोग आप सपोर्ट कर रहे हो ना ऐसी तंजीमों को, तो मेरे ख्याल में फिर नामुमकिन हो जाता है, सच को रहने दें और इसको। हर तंजीम को ज़ाहिर है जी, अगर किसी मुल्क की है, किसी मुल्क के इंटेलिजेंस तंजीम के साथ हर तंजीम का लिंक होता है, ले- इसमें कोई शक नहीं है जी। मुसाद के साथ कितनी तंजीमें होंगी जो कि ये सीरिया शाम में काम करती हैं, और CIA के लिए होंगी। वो सारी तंजीमें उनके लिए काम करती हैं। तो तंजीमें तो ज़ाहिर है उनका हेड, तंजीमों का सपोर्ट पीछे ना पीछे उनके अपने ही होते हैं। लेकिन आप ऐसी बात नहीं होती कि तंजीम अकेले तंजीम कोई भी नहीं बना सकता, किसी मुल्क में भी नहीं बना आप सकता। अगर चले, आपने सपोर्ट की, आपने प्लान बी तैयार किया, और बी में और सी में आपने ये दो रख दी हैं तंजीमें, और दो के बाद अगर आपका वो प्लान ए कामयाब हो गया, ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है ये बी और सी की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हटा देंगे, उनको रद्द कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। खत्म क्यों नहीं हुई? वो स्टार्टअप में क्यों है? किसकी? वो जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान ने जिस तरह उनके ऊपर आ रहा है कि जैश मोहम्मद उनकी है और तालिबान उनके हैं, मतलब वो जो क्या नाम है उनकी तंजीम का, ये साहब सईद की हाँ सही, लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा, मतलब वो उनका क्या प्लान बी है, ये पाकिस्तान ट्रेन करता रहा है, पाकिस्तान उनको आगे लेके आया, उनके सपोर्ट में पाकिस्तान अभी भी कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है भाई? यही तो सवाल उठता है ना जाके, जब भी कोई इल्जाम लगता है, जब भी कोई काम होता है गलत, जब भी अब कोई आप बम धमाका देखें होता ना, है। अल-कायदा के पीछे कौन था? आप बताएं कौन था? पाकिस्तान। और CIA था। ये था मेरा भी ख्याल। ख्याल नहीं, उन्होंने बताया है CIA था। तो यार हर तंजीम के पीछे कोई ना कोई तंजीम होती है, ऐसे ही कोई तंजीम नहीं बन सकती प्राइवेट, कभी भी नहीं बन सकती। जितनी मुल्क में तंजीमें हैं, हर मुल्क उनको को बड़ा सपोर्ट करता है, पीछे उनके मेन तंजीम जरूर होती है।
वो कहीं ना कहीं तो कह रहे हैं, कहा आ जाके नाम पाकिस्तान की क्यों आता है? तो जाहिर है वो पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का ही आएगा ना यार, और क्या इंडिया पाकिस्तान में बना के बैठा हुआ हाँ, लश्कर तो तैयबा। यही बात मैं सिर्फ जवाब जानना चाहता हूँ कि इसको खत्म क्यों नहीं करते फिर? तो खत्म कैसे करें यार, जब उनसे काम लेते हैं तो खत्म कैसे करें? काम लेते हैं तो वो और सीधी बात है, काम लेते हैं, उन्होंने बताया काम लेते हैं। वो बता रहे हैं ना कि लोग जो है, लोग मानते नहीं है, लोग कमेंट्स भी करते हैं, और मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े भी हैं और लोगों की बातें सुनी भी हैं, और बहुत सारे किन लोगों ऐसे ने की है? बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। इंडियन जैसे लोगों ने किए हैं? इंडियन लोगों ने किए हमारे हैं। क्या किए हैं? मतलब कि आप मानते नहीं है कि पाकिस्तान में प्लान बी और सी क्या है? नहीं, प्लान हम सी कब नहीं मानते, हम तो मानते सी और हैं बी कि क्या ये है? सारी तंजीमों के मीन्स पीछे के जाहिर है पाकिस्तान की तंजीमें, तो पाकिस्तान ही है पीछे। वो एक एंकर थे ब्लैक लिस्ट में क्यों गया, ब्लैक लिस्ट में क्यों गया था ये पाकिस्तान? टेररिज्म की वजह से। सिर्फ ये इन तंजीमों की वजह से। हाँ, ठीक है, हाँ, तो तंजीमों पे बैन लगा था ना, लग लगा था ना, लग गया था। ऑफिशियली तौर पे लगा था ना। हाँ जी, तो बैन लगा, उनको नजरें बंद किया था, हाँ जी। तो ग्रे लिस्ट से हट के गए हैं ना, अभी व्हाइट लिस्ट में चले गए हैं ना। तो अभी तो वैसे शो नहीं हो रहे, अभी तो शो नहीं हो रहे, अभी शायद हो सकता है सपोर्ट भी ना कर रहे हो, इसीलिए तो राव उनको खत्म करती जा रही है। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल। लेकिन किसी चीज को मारना और किसी चीज को कैद करना और किसी खास मौके और के लिए मार ऐसे तंजीम को ये नहीं बड़े- सकते। अगर इस तंजीम को जैसे टीटीपी को खत्म करने की कोशिश की, आज टीटीपी जो है पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो चुका है। हाँ, ये बात है, ये वाली बात आप नहीं समझेंगे, ये जहाद इनको सिखाया गया हुआ है। ये सारे जितने भी यहाँ पे बैठे होते हैं ना, इनके ज़हन में जहाद है सिर्फ। ठीक है, अगर इनके खिलाफ कोई पाकिस्तानी भी अगर फौज भी कर जाएगी ना कुछ, हाँ, तो ये लोग उठ के जो है अपने फौज के खिलाफ कहेंगे कि इनके खिलाफ जहाद है, जैसे टीटीपी ने किया है। ठीक है, अपने ही फौजी मारते रहे हैं अभी टीटीपी जो है। तो इसलिए ये फौज या हमारे अदारे या हम पाकिस्तानी जो है इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर इनके खिलाफ करेंगे, यही तंजीमें उठ के हमारे ही अपनों को मारेगी। ये तो इसलिए इनको नजर बंद किया जाता है, ऑफिशियली तौर पे नजर बंद करके जो है पीछे किया जाता है, फ्रंट पे नहीं किया जाता। तो वही इन्होंने किया, इसीलिए ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट गए हैं। बिल्कुल, बस वो वही बचा रहे हैं। बहरहाल ये है कि कुछ तो जाहिर है यार, ऐसे अगर सारा कुछ देखना होता है ना, अपना मुल्क भी तो देखना है। ठीक है, अपना बीज बोया है, लेकिन अब उसको किसी ना किसी तरीके रोकना है। खत्म आप नहीं कर सकते, उसकी जड़ें फैल चुकी हैं, खत्म आप नहीं कर सकते। अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे तो बहुत सारे मसले रिलेटेड है ना, जैसे मसला कश्मीर कर ले, ठीक है, और वो जब भी बात होती है तो वो एक चीज बीच में आ जाती है, वो है बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म। कहाँ से पैदा हो रहा है भाई? पाकिस्तान में तो कोई नहीं कर रहा, हम जैसे लोग तो नहीं कर रहे, जो कॉमन लोग हैं वो तो रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हुए हैं, उनको तो होश नहीं है। कौन करा रहा है भाई फिर? ठीक है, फिर एजेंसियों के नाम आते हैं, फिर आ जाके इनके जो जो उन्होंने क्रिएट की हैं इस तरह की तंजीमें, उनके नाम आते हैं, फिर अब हम और चुप हो इन्हीं जाते में हैं। क्रिएट करने में पीछे सीआईए का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल है ये बात। ये सारी तंजीमें बहरहाल क्योंकि जी, सोवियत यूनियन के खिलाफ ये सारी तंजीमें बनी थी। इसी ने बनाई, सीआईए ने बनाई थी ना ये सारी। पैसा बाद में जो है वो funding सीआईए की इनके खिलाफ हो गया। हम्म, जब इनके खिलाफ हुआ तो फिर सीआईए की और इनकी आपस में जो लड़ाई शुरू हुई। इसीलिए अब पाकिस्तान खुल के अगर इनके खिलाफ हो जाएगा, खुल के सारी कुछ करेगा, तो पाकिस्तान खुद तबाह होगा। अब ऐसे क्योंकि- खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि- दबा सकता है। हाँ, क्योंकि तो इनके वो अभी पास भी दबा दिया है आईएसआई हाँ, ने। इनके पास भी बहुत से राज होते हैं, ये अभी भी फिर इनको दबाया मारा है, गया। दबाया है, तभी ग्रे लिस्ट से जो है वो व्हाइट लिस्ट में आया है पाकिस्तान। बिल्कुल। अभी पाकिस्तान नहीं करवा रहा, हम्म, इसीलिए तो ना सिक्योरिटी दे रहा है इनको, इसीलिए तो रॉ जो है वो आके उनको स्पाइलर मार रही है। हाँ, अगर सिक्योरिटी दे रहा होता पाकिस्तान तो वो कोई पहले क्यों नहीं मारा कभी? क्योंकि पहले सिक्योरिटी मिल रही थी, अब सिक्योरिटी नहीं मिल रही उनको। अब रॉ आती है, मार के चली जाती है। अब वो अब उनको खुल मिल चुकी है। इंडिया की तरफ से मिशन भी नहीं भेजा जा रहा। ये मतलब भी कि है, आ रुका जाके हुआ मेरे है। हिसाब से इन्होंने प्लान बी अभी भी रखा हुआ है, और ये कभी ना कभी जंग होगी तो कुछ होगा तो वहां पे हाँ, काम ये आएगा। उस काम ठीक है ना? उस काम के लिए ये मैं नहीं जैसे कह सकता, हो सकता है ऑनर कि किलिंग के लिए लोग नहीं रखे होते। नहीं, अब हो सकता है कि खत्म कर दियो। अब क्योंकि जैसे रो इनको खत्म करता जा रहा है ना, मेरे हाँ। ख्याल में अब हाफिज सईद की कभी तकरीर सुनी है? अभी तो अब नजर कभी भी सामने नहीं आया, कभी भी नहीं आया। हम्म। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट कर रहे होंगे। अब बस उनसे नाता खत्म किया होगा, तो बिल्कुल खत्म तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल तो दबाई जा सकता है या उनसे तल्ला खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर उनके खिलाफ हम कदम उठाएंगे, टीटीपी के खिलाफ उठाया था रद्दुल फसाद और दूसरा ज़रबे अज़ब। आज देख लें टीटीपी हम कब्जा करके बैठी हुई है उधर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। बिल्कुल। ठीक है, वो कहते हैं कि अपने ही इन्हीं फौज के खिलाफ जो है जहाद जायज है। वही ना समझ आई कि नहीं आई कि बात की? तो इसलिए नहीं कर सकते। अगर सारी तंजीमों को अपने खिलाफ कर लेंगे, इसलिए वो रिश्ता खत्म कर दिया है, छोड़ दिया है।
तो इसलिए ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट भी आ गए हैं और अभी उनके साथ नाता रिश्ता नहीं है। हम्म, तो वो अपनी मर्जी से अब सारा कुछ करे। अभी इंडिया में भी देख लें धमाके नहीं होते रुका कोई वहाँ बंदा पे नहीं नहीं जाता। क्योंकि हमारे पाकिस्तान ने उनको छोड़ दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब वो रोज जो है उनका सफाया करती जा रही है। तो बहरहाल ये हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो तल्कात बेहतर हो, ये एक दूसरे में जाके कत्लो गारत करनी ये हाँ, खत्म हो, जासूसी ये खत्म हो। अपने अपने मुल्क को संवारें। बिल्कुल इंडिया हम कहते हैं कि और ज्यादा तरक्की करे, साथ पाकिस्तान भी तरक्की करे और दोनों मिलजुल के रहें पाकिस्तान और इंडिया। बिल्कुल और क्योंकि हमारे बड़े भी जो हैं वो इंडिया से ही आए हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि इंडिया भी तबाह हो। बिल्कुल तो इंडिया और पाकिस्तान हमारे दोनों अपने ही हैं और अपनी ही धरती है, और ये सारी बेशक बीच में एक लाइन है लेकिन अपनी ही धरती है, और दोनों जो हैं वो सारे जितने लोग हैं मिलजुल के रहें यार। बिल्कुल। हमारी यही दुआ है, हमारी यही ख्वाहिश है। बिल्कुल और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमें सपोर्ट करते रहें। और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इन सारी चीज़ों से पीछे हट जाए और इंडिया भी पीछे हट जाए, दोनों के तल्कात अच्छे हो जाएं बॉर्डर और बिल्कुल जी, बिल्कुल आवाम जो है आपस में खुश मिलजुल दिली के से रहें। मिले जुले और एक दूसरे एक आना जाना शुरू हो जाए, एक बिल्कुल। साफ सुथरे तरीके से, जायज़ तरीके से सारा कुछ हल हो जाए। और हमारी दुआ तो यही है और उम्मीद है कि ऐसा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज, पीस। प्लीज।